साथियों, क्या पीओके को वापस लेना भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी या फिर यह भारत का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम बन सकता है? हर राजनेता मंच से चिल्लाता है कि पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और कश्मीर के पूर्व टॉप पुलिस अफसरों यानी डीजीपी की माने तो पीओके को आज सीधे भारत में मिलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है साथियों। अब कोल्ड कैलकुलेशन क्या होती है, कोल्ड स्ट्रेटेजीज क्या होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के कमेंट्स में तो लोग कहते हैं कि बस एक आदेश की दूरी है, सेना कल ही पीओके पर तिरंगा फहरा देगी, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति इतनी सरल होती है? ज्यादातर लोग इस मुद्दे का सिर्फ एक ही पहलू जानते हैं, इमोशनल यानी भावनात्मक पहलू, भावनात्मक नजरिया कि जाओ पीओके पर अटैक करो, अपनी सेना भेजो, अपनी फोर्सेस भेजो और पीओके को वापस मिला लो। लेकिन इसके पीछे का जो जियोपॉलिटिकल एंगल होता है उसे भी समझना बहुत जरूरी थी। लेकिन जब बात देश की सीमाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की हो तो फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि कोल्ड कैलकुलेशन, कोल्ड स्ट्रेटजी से लिए जाते हैं। और आज की वीडियो में बिना किसी मिर्च मिसाले के जमीनी हकीकत और इसके असली फायदे नुकसान को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले साथियों मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूं कि ये थे राजा हरि सिंह, ठीक है, और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन किए थे। ये आपको इनके साइन भी दिखाई दे जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ जनरल इंडिया के साइन थे और यहां इनके साइन हो रहे थे हरि सिंह के। पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। साल 1947 में विभाजन के वक्त ये हमें मिल चुका था। ये हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका था, ये आप इलाका देख रहे हो, ये पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा है। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर का नक्शा हमें मिल चुका था। ये किसने दिया था? राजा हरि सिंह ने। आप इस नक्शे में देखोगे ये वाला जो टॉप मोस्ट हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका था। आप इस नक्शे में भी देख सकते हो, यहाँ ये हिस्सा हमें पूरी तरीके से मिल चुका था। राजा हरि सिंह ने 1947 में साइन करके ये हिस्सा हमें दे दिया था। ये वाला पूरा जो हिस्सा है आप इसको देख सकते हो साथियों, ठीक है। ये हिस्सा, इसी पे पूरा विवाद बना हुआ है। अब इसका पूरा जो मैटर हुआ था इस वाले हिस्से का, ये आप समझो, इस वाले हिस्से का पूरा मुद्दा, ये हमारा मुकुट है, हमारे सिर का, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। पाकिस्तानी सेना और कवालियों ने धोखे से हमारे कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर दस्तखत करके कानूनी तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया था साथियों। लेकिन जब मामला यूनाइटेड नेशन में गया तो जो सेना जहां थी वहीं रुक गई और इस तरह वजूद में आया पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ये अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊंगा ना, इस वाले चित्र को थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला चित्र आपको यहां दिखाई देगा साथियों। ये इस नक्शे में ये है पूरा नक्शा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एलओसी वाली लाइन थी, ये पूरा हिस्सा ये गलत तरीके से क्या करके बैठा हुआ है भाई साहब, ये कब्जा करके बैठा हुआ है। ये वाले हिस्से से ये 30% के आसपास हिस्सा कब्जा रखा है इसने, 60% हिस्सा हमने और 10% चाइना के पास है। तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान और इस वाले को बोलते हैं आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा है, ना आटा है, ना बिजली है, ना रोजगार है, और सबसे ज्यादा दिक्कत समस्या यहाँ के लोगों को। वो कह रहे हैं हमें यहाँ से आजाद होना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। सबसे ज्यादा विद्रोह कर रखा है। और जो सीपैक निकल रहा है वो गिलगित बाल्टिस्तान में होकर निकल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है सीपैक का इस वाले से। तो ये हो सकता है कि भारत के साथ मिल जाए, लेकिन इसके पीछे के जो पूरा एंगल है वो समझना बहुत जरूरी है साथियों। वही मैं आपको समझाने के लिए यहां आया हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। अब आओ आगे। भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि 1994 में भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि यह पूरा क्षेत्र हमारा और हमेशा रहेगा। यह हमारा अटूट, अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और था, है और रहेगा। लेकिन आज यानी साल 2026 में स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज की हकीकत क्या है? एक तरफ जहां भारत का कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहां आईआईटीज हैं, एम्स बन रहे हैं साथियों, और भारत लगातार, मतलब यहां आप देखोगे ना, आपको मैं ये वाला थोड़ा सा ये भी चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखो भारत के जम्मू कश्मीर में क्या है, इकोनॉमी, इंटरनेशनल टूरिज्म में भारी उछाल, रेलवे की कनेक्टिविटी बन रही है हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। आर्टिकल 370 हटने के बाद शांति और विकास का नया युग आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर का एरिया, जो छोटा सा एरिया, इसने जो उल्लू का पट्टा, नालायक नल्ला पाकिस्तान है, उसने कब्जा रखा है। वहां क्या है देखो आप, भयानक ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली नहीं आती, एक घंटे के लिए मुश्किल से वहां बिजली आती है। सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे हो रखे हैं सड़कों में, आए दिन लोगों की मौत होती है उन सड़कों के गड्ढों में गिर कर। इकोनॉमी इतनी खराब है कि आटे के लिए पैसा नहीं लोगों के पास, 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट नहीं है वहां के लोगों के पास।
भयंकर महंगाई है, 350-400 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल वहां पहुंच चुका है। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भुखमरी है वहां पर। यह है वहां का हाल। इस्लामाबाद के खिलाफ जनता का चरम गुस्सा और पुलिस से झड़पें लगातार हो रही हैं। सेना वहां उतार दी गई है। पीओके वाला जो ये वाला रीजन है, यहां पर सेना आ चुकी है भाई साहब। सेना जाके जनता से युद्ध लड़ रही है। ये तो हाल कर रखा है। वहां एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जेएसी करके, उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया उन लोगों ने। तो ये हाल इन्होंने यहां मचा रखा है। तो यहाँ की लोग, यहाँ की जनता भी बहुत ज्यादा परेशान है। इसके पीछे भी जियोपॉलिटिकल एंगल है, उसको भी थोड़ा सा समझना है। तो कंगाल पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में लोग आज एक बूटी आरे, बुनियादी राशन और सस्ती बिजली के लिए तरस रहे हैं। वहां के लोग इंटरनेट पर भारत का विकास देख रहे हैं और उनके मन में इस्लामाबाद के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत को तुरंत हमला कर देना चाहिए? रुकिए, पहले इसके रणनीतिक फायदे देखिए। इसके सबसे इंपॉर्टेंट फायदे क्या हैं साथियों, यह समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि इसका जो एलओसी वाला जो प्रॉब्लम है, एलओसी की, एलओसी कौन सा, इसका अंत होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा। यह अखंड भारत का एक नक्शा बनेगा। वह जमीन पर पूरी तरह सुरक्षित और पूर्ण हो जाएगा। हमारी किताबों में जो भी हम नक्शा देखते हैं, अखंड भारत आप यहां देखोगे। एलओसी का जो सिरदर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पिछले 70 सालों से चली आ रही अस्थिर सीमा और घुसपैठ की समस्याओं का भौगोलिक अंत हो जाएगा। ये जो एलओसी लाइन आप देख रहे हो ना, इसका अंत होगा हमेशा के लिए। यहां सबसे ज्यादा विवाद यह रहता है और यहीं से ये लगातार क्या करवाता है, आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और आतंकवाद करने के लिए भारत में आते हैं। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो यहीं से होती है। तो अगर हम पूरे हिस्से को अपने यहां मिला लेते हैं तो ये एलओसी का जो विवाद है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा साथियों। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पीओके में इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस किसी भी तरीके से हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान से अलग जाना है। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एशिया के व्यापारिक रास्तों तक भारत की सीधी पहुंच होगी। जब ऊपर वाला हिस्सा हम पूरा ले लेंगे साथियों, तो यहां से पूरा जो हमारा कनेक्टिविटी बनेगी वो समझना बहुत जरूरी है। अगर रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक रूप से देखें तो पीओके के भारत में आने के 3 बहुत बड़े और क्रांतिकारी फायदे हैं जो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं साथियों। सेंट्रल एशिया का रास्ता पहला मैंने बता दिया, दूसरा सुनो। अभी भारत को अफगानिस्तान या मध्य एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला नक्शा आप देखोगे ना, तो यहां आप इस वाले नक्शे पर आ जाओ, क्योंकि ये हिस्सा जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ये अफगानिस्तान के साथ जुड़ रही है, सेंट्रल एशिया के साथ। जितनी भी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या आ रही है, अगर हमें अफगानिस्तान जाना होगा तो हमारी बाउंड्री लाइन किसके साथ लगी हुई है, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगी हुई है। ईरान का लंबा रास्ता लेना पड़ता है, ईरान के लिए फिर हमें शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ेगा। पीओके यानी विशेषकर गिलगित बाल्टिस्तान हमारे पास आते ही भारत की सीमा सीधे अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के करीब पहुंच जाएगी, सीधे डायरेक्ट। इससे भारत का मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ व्यापार अरबों खरबों डॉलर का हो जाएगा। और तीसरा फायदा, चीन का सबसे बड़ा झटका, जो चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सीपेक वाला, इसका एंड होगा साथियों। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है इस सीपेक की है। आपको पता है कि यहां नीचे, पाकिस्तान के नीचे ग्वादर पोर्ट है ना, अगर हिंद महासागर की बात करें तो नीचे ग्वादर पोर्ट है यहां पर। तो यहां से पाकिस्तान से होते हुए ये अपना सीपेक निकाल रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए सिंजियांग के लिए, चीन के लिए जोड़ा हुआ है। तो जैसे ही गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया हमारे पास अगर आ जाता है तो इनका जो सीपेक है, जो सपना है चाइना का, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीचे अगर हम बात करें मलक्का ऑफ स्टेट, जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है हमारा, तो वहां से 80% व्यापार होता है चाइना का। तो चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है कि अभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है युद्ध के समय, तो भारत कभी भी अगर युद्ध की जैसी स्थिति बनती है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर सकता है। भारत के कंट्रोल में है वो पूरा अंडमान निकोबार, बहुत अच्छे से सारी चीजों को डेवलप भी कर रहा है भारत आज की परिस्थितियों को, स्थितियों को देखते हुए। तो फिर चाइना हमेशा से प्लानिंग सेट कर रहा है कि मैं यहां से पाकिस्तान से होते हुए अपना सीपेक निकालूंगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो अपना पूरा व्यापार में मिडिल ईस्ट से जो भी करूंगा वो यहां होकर निकल जाएगा मेरा पूरा। तो मुझे मलक्का स्टेट होकर गुजरना ही नहीं पड़ेगा, भारत कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई साहब, यहाँ बलूचिस्तान वाले लोगों ने भी पूरा विद्रोह कर रखा है यहां पर, क्योंकि जितने भी चीनी इंजीनियर्स यहाँ काम करने के लिए आते हैं साथियों, ये चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान में आते हैं, तो इन लोगों को मार पीट के वहां से भगा दिया जाता है। बलूचिस्तान वाले लोग इन लोगों को वहां काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट तो इनकी यही आ गई सीपेक की। फिर ये वाला हिस्सा हम ले लेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर तुम्हारी यहां आ जाएगी, हमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इनका ये सपना भी खत्म हो जाएगा साथियों। बात समझ में आ रही है?
तो यह सबसे बड़ा झटका लगेगा। तो जिस पर उसने अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं वो इसी गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है। अगर इसका इलाका भारत के कंट्रोल में आता है तो चीन का सीधा अरब सागर तक पहुंचने का सपना भारत के रणनीतिक नियंत्रण में आ जाएगा। यानी चीन और पाकिस्तान का जो मिलिट्री गठजोड़ है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नुकसान और बड़ा खतरा। ये फायदे सुनने में जितना शानदार लगते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको कहानी का दूसरा जो पहलू है उतना ही डरावना और कड़वा है। अभी अच्छी बातें सुन ली, अब थोड़ा सा जो डरावनी जो सच्चाई है वो समझ लो। यही वो सच है जो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां और कश्मीर के पूर्व डीजीपी बताते हैं। उनके मुताबिक पीओके को आज सीधे अंदर लेने के 3 बड़े खतरे हैं जो भारत को अंदर से हिला सकते हैं। साथियों, खतरा नंबर 1 क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। खतरा नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, पीओके पिछले 70 साल से आतंकवाद की नर्सरी रहा है। वहां लश्कर और जैश जैसे संगठनों के दर्जनों एक्टिव और स्लीपर लॉन्च पैड्स हैं। वहां की एक बड़ी आबादी के दिमाग में 3 पीढ़ियों से भारत विरोधी जहर कूट कूट कर भरा गया है। अगर हम आज उस जमीन को ले लेते हैं तो वो 50 लाख की आबादी भी रातों रात भारत का हिस्सा बनेगी। अब एक ऐसी आबादी का गवर्न करना जिसमें हजारों स्लीपर सेल और रेडिक्लाइड तत्व छिपे हो सकते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये आप देख सकते हो, एंटी इंडिया नैरेटिव चलता है वहां के। अभी जम्मू कश्मीर में देखो पत्थरबाजों को आप देख रहे होंगे, तो वहां से सबसे ज्यादा जो कट्टरपंथी तत्व के लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा भारत को दिक्कत होने वाली है साथियों। अब अगर बात मैं करूं शांत कश्मीर में कट्टरपंथी की वापसी और सेना पर आंतरिक दबाव, हमारी जो फोर्सेस हैं उन पर सबसे बड़ा दबाव बनेगा। हमारा आज के डेट में जो जम्मू कश्मीर वाला बड़ा ही शांत घाटी बन चुकी है, बड़ा ही वहां तरक्की हो रही है। अब भारतीय कश्मीर में हमारी सेना और पुलिस ने भारी कुर्बानियां देकर आज पत्थरबाजी को खत्म किया है और कट्टरपंथ को काबू में किया है। घाटी में सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, अमन लौट रहा है। लेकिन अगर पीओके के लाखों चरमपंथी तो अचानक हमारे सिस्टम में घुस गए तो वो हमारे शांत हो रहे कश्मीर को फिर से सुलगा सकते हैं। हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अंदरूनी सुरक्षा संभालने में उलझ जाएगा, जिससे चीन बॉर्डर पर कमजोरी आ सकती है साथियों। और खतरा नंबर 3 जो सबसे ज्यादा खतरनाक है साथियों, यह समझना बहुत जरूरी है, आर्थिक बर्बादी का भारी बोझ। पाकिस्तान ने पीओके को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। वहां कोई विकास नहीं है, वहां ना अच्छा उद्योग है, ना अस्पताल है, ना आधुनिक स्कूल और ना ही बुनियादी ढांचा। उस पूरे तबाह हो चुके इलाके को भारत के बाकी राज्यों के बराबर लाने के लिए और वहां की जनता को पालने के लिए भारत को अपने बजट से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। इसका सीधा असर भारत के अपने विकास कार्यों और टैक्स पेयर्स के पैसे पर पड़ेगा साथियों। क्या हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था इस वक्त इस अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए तैयार है? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोगों की राय क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और वहां से आप अपनी राय क्या दे रहे हो वो बताना बहुत जरूरी है साथियों। आप ये भी लिख दो कि मैं इस स्टेट से इस वीडियो को देख रहा हूं, तो इससे भी पता लग जाएगा कि लोग पाकिस्तान पीओके के मैटर पर किस किस स्टेट से सीरियसली हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या भारत को पीओके पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। संसद का संकल्प अटल है, लेकिन तरीका सीधा सैन्य हमला या युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फुल स्केल वॉर भारत की आर्थिक ग्रोथ को 20 साल पीछे धकेल सकती है और चीन को दखल देने का मौका दे सकती है। पूर्व सुरक्षा अधिकारियों और टॉप कूटनीतिज्ञों के मुताबिक भारत सरकार की वर्तमान रणनीति बिल्कुल सटीक है, जिसे कहते हैं वेट एंड वॉच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी। इंतजार करो और देखो। पाकिस्तान अपनी ही हरकतों, विदेशी कर्ज के जाल, आतंकवाद के भस्मासुर और अंदरूनी राजनीतिक संकट की वजह से खुद अंदर से खोखला हो चुका है और टूटने की कगार पर है। भारत को बस एक काम करना है, अपने हिस्से के जम्मू कश्मीर को आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक रूप से इतना अमीर और विकसित बना देना है कि पीओके के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दें। जब सीमा पार के लोगों को दिखेगा कि पाकिस्तान में मौत और भूख है और भारत में तरक्की और सम्मान, तो वो खुद इस्लामाबाद के खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
जब वहां के लोग खुद बंदूक छोड़कर तिरंगा उठाना चाहेंगे और स्वेच्छा से भारत में शामिल होने की आवाज उठाएंगे, कूटनीतिक रूप से तभी पीओके को भारत में मिलाना चाहिए, सुरक्षित और स्थायी होगा साथियों। अच्छा, ये रैलियों वाला जो मैटर है ये भी बहुत जरूरी है, ये भी समझना चाहिए। राजनीति और चुनावी रैलियां अपनी जगह हैं भाइयों, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा, सीमाओं की हिफाजत और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की हो, तो जोश के साथ होश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसा कि सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल जमीन जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि लोगों, सीमाओं, अर्थव्यवस्था और अन्य आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी जिम्मेदारी है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत को पीओके पर अभी सैन्य कार्रवाई कर देनी चाहिए, या फिर सरकार की इस रणनीतिक धैर्य की नीति के साथ सही वक्त का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो ये भी जरूर बताइएगा, और अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा साथियों। धन्यवाद।